वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है और इन सब के बीच में भरत तिवारी का मुद्दा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सम्राट चौधरी से भरत तिवारी की मां ने मुलाकात की, जिसके बाद उनको धमकियां मिल रही है। अब ये धमकियां कौन दे रहा है और इसको लेकर क्या कुछ सियासत गरमाई हुई है, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, बांकीपुर में कुछ घंटे रह गए हैं और अब वोटिंग शुरू होने वाली है। तो सारे लोगों ने मेहनत की है। प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी का बहुत ही कांटे की टक्कर का मुकाबला है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अंतिम मोमेंट पर जिस तरीके से पूरी ताकत लगाई, अब मुकाबला प्रशांत किशोर के लिए थोड़ा टफ जरूर हो गया है। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि रेस में वो बहुत पीछे हो गए हैं, लेकिन जो सीधे तौर पर बीजेपी और जनसुराज के बीच का मुकाबला था, उसमें तेजस्वी यादव कितनी सेंधमारी कर गए ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से पूरी ताकत झोंकी गई, चाहे बीजेपी के रोड शो की बात की जाए, उसके बाद प्रशांत किशोर के चुनाव प्रचार की बात की जाए, या फिर तेजस्वी यादव के रोड शो की बात की जाए, हर किसी ने पूरी ताकत लगा दी। और अब लगभग प्रचार तो खत्म हो ही गया है, चंद घंटे रह गए हैं। आज सबके घरों में फाइनल डिस्कशन होगा कि किसको वोट देना है, क्योंकि पटना से खबरें आ रही है कि बहुत सारे परिवार में लोगों के मनों में अलग अलग बातें चल रही है। पिता किसी और को वोट देना चाहता है, जेनजी बच्चे जो हैं वो किसी और को वोट देना चाहते हैं। तो ऐसे में आज सारे परिवार में बातचीत होगी और कल जाकर के फाइनल में लोग ईवीएम में वोट गिराएंगे। 422-23 के आसपास बूथ है और वहां पर पैरामिलिट्री के तमाम जवान पहुंच गए हैं, पुलिसकर्मी भी पहुंच गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक न हो, क्योंकि अभी पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, उसकी चपेट में बिहार भी आया और बिहार में हमने देखा कि कितनी दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिली, किस तरीके से सड़क पर उत्पात बवाल मचाया गया। और उसी को देखते हुए पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव के दौरान कहीं हिंसा की खबरें सामने ना आए। और जिस तरीके से वामपंथियों ने धमकाया था सरकार को कि आप सारे एफआईआर वापस लीजिए, नहीं तो 30 तारीख को ही हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि हम 30 को सुबह ही जो है धरना पर बैठ जाएंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव में नजर आई बांकीपुर उपचुनाव को देखते हुए और उन्होंने फैसला लिया। उसके बाद बिहार में जितने भी उपद्रवी थे सबके ऊपर से एफआईआर हटाने का ऐलान कर दिया गया। और इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिल रहा है कि अब तेजस्वी यादव और विपक्ष इस बात को भुनाने में लगा है कि सरकार झुक गई है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जब लोग वोट करने जाते हैं तो जेनजी युवा जो हैं उनके जहन में कौन से प्रत्याशी सबसे बेहतर होते हैं। कॉकरोच पार्टी का जो रवैया रहा है वो बीजेपी के विरोध में रहा है, तो ऐसे में उनको फॉलो करने वाले लोग किसको वोट करते हैं, महिलाएं किस तरफ जाएंगी। क्योंकि नीतीश कुमार का भी वीडियो संदेश जारी किया गया। अंतिम क्षण में नीतीश कुमार का वीडियो संदेश जारी करने का मतलब ये है कि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। भले ही वो पहले की तरह सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका नाम और उनका काम वो एनडीए गठबंधन के लिए बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि जब नीतीश बोले तो प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े कर दिए, विपक्ष ने सवाल उठाया कि ये तो एआई वीडियो है। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हिम्मत है तो दोबारा नीतीश को सामने लाकर बुलवा दें, मैं नामांकन वापस ले मैं चुनाव से पीछे हट जाऊंगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे में अभी किस तरीके से गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। चिराग पासवान को भी उतारा गया, चिराग पासवान ने भी चुनावी रैली की, रोड शो किया और बीजेपी ने मैथिली ठाकुर से लेकर पवन सिंह, मनोज तिवारी, हर किसी को मैदान में उतारा और ये साबित कर दी कि पार्टी के पास पूरी ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने कहा कि एक अकेला सब पर भारी है और हार के डर से बीजेपी इतने सारे बड़े बड़े नेताओं को मैदान में ला रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी अंतिम समय में खेला कर दिया। उन्होंने कहा कि भाईचारा खतरे में है, यानी उनको इस बात का एहसास हो गया कि मुस्लिम वोट टूटने वाला है और इस बार ये दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों का वोट प्रशांत किशोर को मिल सकता है। तो तेजस्वी यादव को लगा कि आखिरी क्षण में यदि मुसलमानों को संबोधित नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें नुकसान हो जाए, क्योंकि रेखा गुप्ता ना ही यादव है ना ही मुसलमान है, वो वैश्य समुदाय से आती हैं। तो क्या उनको मुसलमानों का और यादवों का वोट मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसलिए तेजस्वी यादव ने अंतिम क्षण में यादव और मुसलमानों को साधने की कोशिश की, लेकिन वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि लोग ये दावा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार यादव भी टूट रहे हैं और मुसलमान पूरी तरीके से उनके साथ हैं। मतलब सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन क्या लग रहा है जो माहौल बन रहा है और जिस तरीके के सर्वे सामने आए हैं उस हिसाब से क्या लगता है कि कौन रेस में आ गया है? देखिए, जो सर्वे की बात की जाए तो उसमें
थोड़ा एज अभी बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को ही है, क्योंकि बीजेपी का जो कैडर है वो बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब पार्टी से छिटकता है। यूजीसी का मुद्दा था, सवर्ण समाज इससे नाराज था, अभी प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सवर्णों की नाराजगी कम हो गई। लेकिन दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि सवर्णों की नाराजगी कम नहीं हुई है और वो बीजेपी के समर्थन में वोट नहीं करेंगे, वो पीके को वोट करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रशांत किशोर ही बीजेपी को हरा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जो ओबीसी वोटर हैं, जिसमें कि वैश्य हैं, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा हैं, ये सारे वोटर हैं, यादव हैं, इनका वोट किस तरफ लामबंद होता है, क्योंकि एक तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं नीरज सिन्हा वो कायस्थ जाति से हैं, लेकिन ओबीसी वोटरों को कितना साथ देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। नितिन नवीन के नाम पर कायस्थ वोट मिलेगा, लेकिन यादव क्या उनके साथ आएंगे? यादव वोट मिलने की पूरी संभावना तेजस्वी यादव को ही है और प्रशांत किशोर को कुछ मिलने की संभावना है। हालांकि बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई, नित्यानंद राय को मैदान में उतारा और उन्होंने अंतिम दिन तक कैंपेन किया है। तो बहुत सारे सवाल जरूर हैं। कोयरी कुर्मी को लेकर कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को लेकर कुशवाहा वोट बैंक एकजुट रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार को हटाए जाने से जो लोग नाराज हैं, हो सकता है वो बीजेपी के खिलाफ वोट कर दें। और उसके बाद दलित और महादलित को इकट्ठा करने के लिए चिराग पासवान को मैदान में उतारा गया। तो ऐसे में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि लोगों का रुझान किसकी तरफ जाता है। क्या जातिगत पैटर्न पर बांकीपुर में वोटिंग होती है, या फिर बीजेपी जो कह रही है विकास के नाम पर लोग हमें वोट देंगे, या प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि हमें बदलाव के नाम पर वोट दिया जाएगा, और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ नाराजगी है वो हमारे साथ है। तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है, कुछ मुद्दों ने बांकीपुर उपचुनाव में जबरदस्त तरीके से लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और उसमें से एक मुद्दा रहा भरत तिवारी का। और भरत तिवारी के मुद्दे को लेकर ही बहुत सारी पार्टियों ने एक दूसरे को घेरने की कोशिश की, खास करके विपक्ष ने बीजेपी को। हालांकि सम्राट चौधरी से मुलाकात की गई, मनोज तिवारी के जरिए पीड़ित परिवार ने मुलाकात की, भरत तिवारी की मां और उनकी बहन और उनके परिवार के लोग नजर आए। तो इसके बाद सम्राट चौधरी ने स्वर्गीय भरत तिवारी को न्याय मिलेगा ऐसा लिखते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला, जिसके बाद विपक्ष कहने लगा कि भरत तिवारी को स्वर्गीय लिखने का मतलब है कि बीजेपी सरकार ने जो एनकाउंटर कराया है वो गलत है। अब तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी सवाल उठा दिया, पप्पू यादव ने भी सवाल उठा दिए। इसी बीच खबर आई कि भरत तिवारी की मां ने शाहपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें धमकी मिलने की बात सामने आई है। कहा गया है कि जब से उनकी मुलाकात सम्राट चौधरी के साथ हुई है, कुछ लोग जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे वो नाराज हो गए हैं और लगातार उनको धमकियां दी जा रही है। तो इस मामले में 2 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और कहा जा रहा है कि उनको फोन पर लगातार धमकियां दी जा रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी होती है तो वो कौन लोग होते हैं, क्योंकि भरत तिवारी के जो चचेरे भाई हैं उन पर हमले की बात भी सामने आई है और कहा जा रहा है कि उनके गाँव से ही हमला किया गया। तो ऐसे में ये मुकाबला जो है बांकीपुर का बहुत ही दिलचस्प हो गया। बहुत सारे मुद्दे एक साथ यहाँ पर हावी हो गए हैं। अच्छा, जो पीड़ित परिवार जो है वो बार बार प्रशांत किशोर का भी नाम ले रहा है कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो न्याय दिलवाएंगे, लेकिन वो दूसरी तरफ अपने चुनाव प्रचार के लिए हमें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बयान भरत तिवारी की मां ने दिया था, लेकिन उनके पिता ने तुरंत इस बयान का खंडन भी कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी ने नहीं बुलाया है, हमें चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं कहा गया, ये बीजेपी का फेक नैरेटिव है। और उनके पिता ने सीधे तौर पर कह दिया कि हमें किसी का फोन नहीं आया। तो उसके बाद प्रशांत किशोर की टीम की ओर से बयान जारी किया गया और कहा गया कि देखिए ये लोग किस तरीके से भरत तिवारी जो इस दुनिया में नहीं है, अब उनके नाम पर भी वोट हासिल करना चाहते हैं। तो भरत तिवारी का मुद्दा बहुत बड़ा है और सवर्ण वोटर में खासकर ब्राह्मण और भूमिहार वोटर जो हैं वो भरत तिवारी को लेकर वोटिंग कर सकते हैं। अब वो भरत तिवारी को लेकर बीजेपी को वोट देंगे या फिर वो जनस्वराज को वोट देंगे, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से भरत तिवारी के मुद्दे को बुना रही है। प्रशांत किशोर सबसे पहले उनके घर गए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये माहौल बनाया गया कि प्रशांत किशोर जब गए उसके बाद से दोबारा उनके परिवार का क्या हाल है, किस स्थिति में, ये जानने की कोशिश नहीं की। जबकि प्रशांत किशोर का कहना है कि भरत तिवारी के परिवार से इसलिए सम्राट चौधरी मिले क्योंकि उनको चुनाव में हार का डर सता रहा था। तो हर तरीके की बातचीत हो रही है और बंटी यादव हत्याकांड का मुद्दा भी खूब गूंजा चुनाव में। यादवों के बीच जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे की चर्चा हुई। प्रशांत किशोर 2-2 बार बंटी यादव के घर पहुंचे। तो आप देखिए, बांकीपुर का एक उपचुनाव है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हावी हैं। नीट प्रोटेस्ट का मुद्दा भी हावी है, और जिस तरीके से पटना से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हुए, बिहार में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया, पुलिस के ऊपर आरोप लगे कि AK-47 से गोलियां चलाई गई और तस्वीरें भी सामने आई। तो उसके बाद विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा मचाया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है, AK-47 से गोलियां चलवाई जा रही है। जबकि बीजेपी का कहना था
कि जिन लोगों ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की, जिन लोगों ने हिंसा अराजकता फैलाने की कोशिश की, सरकार ने केवल उन पर कार्रवाई की है, लेकिन एफआईआर वापस ले लिया गया। तो इसे जो है बीजेपी के बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसका चुनाव में इंपैक्ट होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बांकीपुर के उपचुनाव में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तेजस्वी यादव के आने से आ गया है। और अब बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ये दावा कर रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर की हार होगी तो उसके सबसे बड़े कारण तेजस्वी यादव ही होंगे, क्योंकि जो मुस्लिम यादव वोट बैंक प्रशांत किशोर के साथ जा रहा था, अगर वो वापस तेजस्वी के साथ आ गया तो फिर नीरज सिन्हा को बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि उन सबसे ज्यादा वोटर उनकी जाति के हैं, उसके बाद बीजेपी के कैडर हैं। लेकिन चुनाव में कभी भी कुछ हो सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे उपचुनाव भी देखे हैं जिसका रिजल्ट अप्रत्याशित रहा था। जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने तब गोरखपुर में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी हार गई। वहां पर कई जगह पर कांग्रेस की सरकार बनी, राजस्थान में इससे पहले जब मध्य प्रदेश में बनी थी, छत्तीसगढ़ में बनी थी, तो वहां पर बीजेपी उपचुनाव में जीत गई थी। और जहां पर बीजेपी की सरकार बनी उपचुनाव में, वहां दूसरी पार्टियां जीत गई। तो उपचुनाव में लोग कई बार वोटिंग करते हैं, वो लीग से हटकर वोट डाल देते हैं। तो ऐसे में बांकीपुर पर भी हर किसी की नजर है, क्योंकि दो बड़े चेहरे उनकी साख दांव पर है। एक तरफ नितिन नवीन है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है। अब देखना ये होगा कि आज की रात क्या कुछ खेला होता है, क्योंकि दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आज पैसे भी बांटे जाएंगे, कोई कह रहा है कि आज दारू भी बांटा जाएगा, को प्रशांत किशोर कह रहे हैं मुर्गा चावल खिलाया जाएगा, जबकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि घर घर जाकर के लोगों को भी पैसा दिया जाएगा। तो हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुछ घंटे रह गए हैं, उसके बाद जब सुबह कल ईवीएम में वोट गिरना शुरू होगा तो फिर शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि माहौल किसके पक्ष में बना था। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग से पहले एक तरफ जहां पर बूथ मैनेजमेंट की पूरी तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम पार्टियां जो है वो टेबल के नीचे से पैसे बांट रही है। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज को कुछ हद तक बढ़ाया जा सके। अब क्या कुछ परिणाम आते हैं ये तो अगले कुछ घंटों में क्लियर हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।